डॉक्टर पुनेंदु घोष ने अपनी इंजीनियरिंग की शिक्षा हारकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से प्राप्त की। वे आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर रहे हैं और स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ज्यूरिख यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी ब्राउनश्वेग में शोध वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में वे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जयपुर के कार्यकारी निदेशक हैं। वे जैविक अभियांत्रिकी समाज के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा उन्होंने तकनीकी और गैर तकनीकी विषयों पर अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली में 32 किताबें लिखी हैं और इंजीनियरिंग विज्ञान में शोध लेख प्रकाशित किए हैं। तालियों के साथ मैं हमारे अतिथि डॉक्टर पुनेंदु घोष जी का मंच पर स्वागत करना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार चांद मोहम्मद सर है। सर के लिए एक बार तालियां हो जाए। मैं सर का मंच पर स्वागत करती हूँ। हरीश पराशर सर से मैं निवेदन करूंगी हमारे आज के अतिथि का स्वागत करें। अब मैं चांद सर से निवेदन करूंगी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया शैलिंग। जैसा कि मैंने बताया, आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, बहुत कम लोग जानते हैं इनकी लेखकीय इमेज को। एक साइंटिस्ट के रूप में ये जाने जाते हैं। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो है उसके आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रहे हैं आईआईटी दिल्ली में। ज़्यादातर इनकी पहचान वही है, पर इस सेशन के जरिए हम इनकी लेखकीय इमेज को आपके सामने रखेंगे। इनका लेखन जो इंजीनियरिंग के अलावा इनकी बुक्स में अलग अलग विषयों पे निकला है और किस तरीके से उन्होंने उस तकनीक को, उस साइंस को आम आदमी और आम आदमी की ज़िंदगी से कनेक्ट किया है, जोड़ा है, ये इनकी किताबों के जरिए देखने को मिलेगा। हाल ही में राजस्थान सरकार की तरफ से इन्हें हिंदी दिवस पे इनकी एक हिंदी किताब जो है उस पे इन्हें वैज्ञानिक विचार दीपों के बीच सामाजिक काव्य पुलों का निर्माण पे पुरस्कृत किया है हाल ही में। तो इसकी मैं बधाई भी देना चाहूँगा। और साथ में यही कि जिनका फील्ड अंग्रेजी रहा हो, जिनका फील्ड इंजीनियरिंग रहा हो, वो हिंदी में लिख रहे हैं और ऐसे विषयों पे लिख रहे हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। तो मैं शुरुआत में इनसे कहूँगा कि अपने लेखन पे एक फौरी तौर पे चीज़ें बताएं कि आपके लेखन का जो टेस्ट रहा है या जिन जिन विषयों को आपने छुआ है वो कौन कौन से विषय हैं जो किताबों के जरिए आपने इसमें लिया। नमस्कार। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक लेखक के रूप में आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जीवन भर तो मैं हर जगह पर इंट्रोड्यूस हुआ हूँ एज ए प्रोफेसर, डायरेक्टर, चेयरमैन, दिस एंड दैट। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि राजस्थान ने मुझे एक तो मुझे इस तरह से राज्य पुरस्कार दिया और आपने मुझे लेखक के जरिए मुझे यहाँ बुलाया। मैं तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब मुझे लगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के बीच में बोल सकूं। आप जो कह रहे थे, मैं लिखता था, लेकिन मैं इंजीनियरिंग साइंस का हूँ। मेरा बैकग्राउंड केमिकल इंजीनियरिंग है, मेरा स्पेशलाइजेशन बायोटेक्नोलॉजी है। मैं आईआईटी में और विदेश के कई स्थानों पर मैंने काम किया है और मैंने बहुत सी रिसर्च पेपर्स, 100 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, अपने सब्जेक्ट के ऊपर लिखे हैं। लेकिन जब मैं राजस्थान आया, मैं जब जयपुर आया 30 साल पहले, मैं 2 साल के लिए आया था, क्योंकि मुझे आईआईटी लौट के जाना था। मैं आईआईटी से छुट्टी लेके आया था और बिरला इंस्टीट्यूट साइंटिफिक रिसर्च में मैं साथ जुड़ा। मैं बिरला ग्रुप के साथ मैं जुड़ा। उनके जितने भी संस्थान थे एजुकेशन से रिलेटेड, उन सब से मैं जुड़ा। जैसे यहाँ का रुक्मिणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल हुआ, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा हुआ, जयपुर हुआ, साथ साथ जितने भी एकेडमिक चीज़ें होती थी उनके साथ मैं जुड़ा। और जयपुर का वातावरण बहुत
डिफरेंट था दिल्ली के मुकाबले। दिल्ली में मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करता था, विदेश जाता था, प्रोजेक्ट्स लिखता था, इस तरह की चीजें थी। जयपुर जब आया मैं, तो मुझे ये सब तो करता ही था मैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे कई लोगों से मिलने का अनुभव प्राप्त हुआ। और जब मैं तरह तरह के लोगों से मिलता था, कई जगहों पे जाता था, जयपुर के अलावा जब मैं जोधपुर जाता था, बीकानेर जाता था, और कई जगहों पे जाता था, और मैं बड़ी बड़ी जगहों पे तो बहुत गया हूं। मैं राजस्थान में आने के बाद छोटे छोटे स्कूल्स में जाने की कोशिश की मैंने, उनसे संपर्क बनाने की कोशिश की मैंने। तो मुझे लगा दुनिया जो है सिर्फ आईआईटी से शुरू होकर आईआईटी में खत्म नहीं होती है। दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में बहुत कुछ करने को है, देने को है, सीखने को है। इस प्रकार से मेरा लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। और उसी समय ऐसा हुआ कि एक न्यूज़पेपर ग्रुप ने मुझे मेरे लेख पढ़े। मैं जो लिखता था एक आध उन्होंने पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि आप हर समय कोशिश करते हैं विज्ञान से जीवन को मिलाने की, क्योंकि मैं वैज्ञानिक हूं और जीवन के से मिलाने की विद्या मुझे जयपुर ने सिखाई। इन दोनों को मिलाकर जब मैं देखता था, मैं लिखता था। तो उन्होंने कहा कि आप क्या हमारे लिए लिखेंगे? तो मैंने कहा मैं लेखक नहीं हूं, मैं वैज्ञानिक हूं, और अगर कल आप मुझसे कहेंगे कि आप इस विषय पर लिखिए तो मैं नहीं लिख सकता हूं। मेरा मन जिसमें करता है मैं उसी में लिखता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ये वचन देता हूं कि मैं आपका जिस विषय में लिखने का मन हो आप उसी में लिखिए। और इस तरह से मेरा लिखने का सिलसिला चालू हुआ। मैंने उनके साथ 8 साल काम किया एज ए कॉलमिस्ट। मैं हर वीक में 2 कॉलम्स लिखता था, एक जीवन से संबंधित और एक विज्ञान से संबंधित। इस तरह से मैं सोचता था कि अगर मैं वैज्ञानिक हूं और उस विज्ञान का जीवन से अगर कोई लेना देना नहीं है, वो विज्ञान किस काम का? तो मैं छोटी छोटी चीजों के ऊपर, मैं अभी चांद साहब से कह रहा था, मैंने बायोलॉजी को हमने अपने जीवन से मिलाया है, मैंने मृत्यु को जीवन से मिलाया है, जीवन को जीवन से मिलाया है। इस तरह से मैंने लिखना चालू किया। और मेरे जो पाठक थे वो लोग भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप के थे, जिन्होंने मुझे ग्रहण किया। क्योंकि मेरे पास जब मैंने अखबार के लिए लिखने लग गया तो कई लोग मेरे पास आए नहीं, मैंने हमारे उसके रिस्पॉन्ड किया। उसमें उन्होंने कहा कि आपने जो ये लिखा है, मैं पानी की व्याख्या एक दूसरे तरह से करता था। मैंने पानी के फेजेस क्या होते हैं, गैस फेज में, लिक्विड फेज में, सॉलिड फेज में, उसका जीवन से क्या लेना देना है, इस तरह की चीजें मैं कहता था। तो उनको ये नया लगता था। मैं ऐसे ही लिखता चला गया। उसके बाद तो किताबों बुक्स की बात करें, किताबों की बात करें, तो आप केमिकल इंजीनियर थे, पर इंजीनियरिंग को या कहें कि लाइफ की जो केमिकल्स के विषय आपने जो छुए हैं, सब्जेक्ट के लिहाज से कहें तो क्या कहेंगे कि ये सब्जेक्ट है जिन पे आपने टेक्निक को या इंजीनियरिंग को आम आदमी की जिंदगी से कनेक्ट किया? पहली बात तो हमने केमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, इन 2 चीजों को, जब आप केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ आप एक इंजीनियरिंग के बारे में बात नहीं करते हैं। केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, और फिर केमिकल इंजीनियरिंग तो है ही। जब आप बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, आप लोगों ने सब लोगों सुना होगा जो लोग इस विषय से संबंधित हैं, कि इसमें बायोलॉजी आ जाता है। बायोलॉजी माने लाइफ माने ही सब कुछ। और मैंने जब इन सब चीजों को मिलाकर एक इंजीनियरिंग का रूप दिया, इंजीनियरिंग ऑफ कहते हैं, लाइफ कहते हैं, मैंने इस विषय के ऊपर किताब भी लिखी है, 2-3 किताबें लिखी। इंजीनियरिंग ऑफ लाइफ एक किताब थी। लेकिन इनको मैं मिलाने की कोशिश करता। लेकिन मेरी जो 2008 में जो मेरी पहली किताब मैंने जो लिखी, वो थी नोइंग द नोन। ये किताब जो है नोइंग द नोन, ये किताब, इसकी उत्पत्ति भी एक विषय,
मैंने 2008 में जब मैं मेरी माँ बहुत बीमार थी और मैं माँ के पास बैठा हुआ था 3 दिन तक। माँ बात मुझसे नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था माँ मुझसे बात कर रही है और मैं माँ से बात कर रहा हूँ। और जब मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, मैं जब कानपुर से जयपुर लौट रहा था वाया दिल्ली, तो मेरे मन में ये हुआ कि माँ ने मुझसे क्या बात की होगी, मैंने उस माँ को क्या उत्तर दिया होगा। ये मेरा पहला लेख था। और जब मैंने इस लेख को, मैंने अंग्रेजी में लिखा था, जब मैंने इस लेख को जो लोग लिखते हैं उनको, इस तरह आवाज जो लोग लिखते हैं, मैंने जब उनको पढ़ाया तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि मैंने लिखा है। वो कह रहे आप तो इंजीनियर हैं, आप तो आईआईटी के प्रोफेसर हैं, आप तो मास एंड एनर्जी बैलेंस, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक्स, इंजीनियरिंग, डिजाइन ये सब पढ़ाते रहते हैं और आप इसमें लिख रहे हैं नोइंग द नोन। मैंने कहा ऐसी चीज दुनिया में कोई है जिसको आप नहीं जानते? हम नहीं जानते हैं, लेकिन दुनिया तो कोई ना कोई तो जानता ही होगा। तो मैंने किताब का नाम रखा नोइंग द नोन। मुझे उस समय बहुत अच्छा लगा। उससे उस समय मैंने माँ के ऊपर लिखा, उसके साथ मिक्स था बेसिकली। अब भी मेरा थॉट प्रोसेस जो है ना, आप कहेंगे कि एक तरफ चलता है, तो नहीं है। मैं हर तरह की बातें सोचता रहता हूँ। जैसे मैंने आज आपको कहा, आज सवेरे मेरे मन के अंदर आया, जो आदमी नियमित रूप से अच्छा सोता है उसके शत्रु कम होते हैं। अब आप कहेंगे जो स्लीप और शत्रु का क्या रिलेशनशिप है? मैंने उनसे कहा भैया अगर तुम 8 घंटे सोते हो तुम बहुत अच्छे हो, 8 घंटे की जगह तुम 5 घंटे सोते हो या 4 घंटे सोते हो तुम्हारी परेशानी है, 8 घंटे की जगह तुम 10 घंटे सोते हो, 12 घंटे सोते हो, तब भी तुम्हारी परेशानी है। फिर मैंने कहा ये कहा एक इंसेक्ट होता है ना, कीड़ा, उसके दुनिया में सबसे ज्यादा शत्रु होते हैं। वो हर समय सोचता है कोई आगे मुझे मसल देगा, तो उसके शत्रु कम है, वो सोता ही नहीं है। तो मैंने इस दोनों को कॉन्टेस्ट को, आप देखिए तो बिल्कुल बेसिक साइंस है इसमें स्लीप, स्लीपनेसनेस, इंसेक्ट, बिहेवियर, एंड इसको मैंने कंबाइन किया एंड दैट इज माय राइट अप, समथिंग लाइक दैट। एवरी डे मेरे मन में जो विचार आते हैं, मेरा एक ग्रुप है कुछ लोगों का, मैं उनके पास भेजता हूं, और जो मेरा ग्रुप है वो बहुत ही पढ़े लिखे समुदाय से है। ज्यादातर लोग इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के हैं और आईआईटी दिल्ली से हैं। तो इन लोगों के पास मैं जब भेजता हूं तो उनसे जो मुझे फीडबैक मिलता है उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, फिर मैं कोई नई चीज लिखने की कोशिश करता हूं। ऐसे मेरा चलता रहता है। नोइंग द नोन जो आपकी बुक है जिसका जिक्र अभी आपने किया 2008 में लिखी, तो इसमें किन किन पहलुओं को आपने टच किया? इसमें देखिए ऐसा है कि इसमें ये बहुत किताब पुरानी थी, तो एक इसमें ऐसा हुआ था कि मैंने एक माँ के ऊपर बताया आपको। एक दिन मुझे रात को सपना आया कि ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं और ईश्वर मुझसे बात कर रहे हैं और मैं ईश्वर से प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। और मैं एकदम से मेरी नींद खुली और मेरे पास बगल में लैपटॉप पड़ा हुआ था, मैंने लिखना चालू कर दिया। ए मीटिंग विद गॉड मैंने तब लिखा था। मैं शिक्षक हूं, मैंने शिक्षक के बारे में लिखा, एक टीचर को कैसा होना चाहिए, मैंने अपनी दृष्टि से लिखा है एक टीचर को कैसा होना चाहिए। और मैंने एक लेख लिखा था उन दिनों, रिफ्लेक्शंस ऑफ ए मीडियोकर। सब लोग कहते हैं कि दुनिया में जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, बहुत अच्छा होता है, वही अच्छा होता है। मैं ये नहीं मानता हूं कि अगर साधारण आदमी दुनिया में नहीं होगा तो दुनिया नहीं चलेगी। इसलिए मैंने लिखा रिफ्लेक्शंस ऑफ ए मीडियोकर। मैं भी एक साधारण आदमी हूं, एक मीडियोकर हूं। मेरा दिमाग इधर से उधर घूमता रहता है। मैं कभी कोशिश नहीं करता हूं कि आपको इंप्रेस करने की कोशिश करूं, मैं बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। आपकी मर्जी, आप मुझसे इंप्रेस होते हैं या नहीं होते, मैं कोशिश करके कभी आपको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करूंगा। इसके बारे में मैंने ये लिखा था। इस तरह से मैंने एक कविता लिखी थी, हरफन मौला। हाँ, उसका चरित्र कैसा है।
हर समय खुश रहता है, उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो हर समय खुश रहता है। तो उस चरित्र के ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, उससे हरफन मौला। और एक मैंने लिखा था एकेडमी ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स। एकेडमी ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स मैंने तभी मैं इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग का फेलो बना था, और फेलो बनना बड़ी सौभाग्य की बात होती है। उसमें करीब 1000 फेलोज हैं पूरे भारतवर्ष से, और कुछ चुने हुए लोग उसमें लिए जाते हैं। तो जो मैं उसका फेलो बना, तो वो तो इंजीनियरिंग फेलो थे, लेकिन मेरे मन में ये आया एक ब्यूटीफुल माइंड का अगर इंडियन एकेडमी ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स बनाया जाए तो उसके फेलोज कैसे होंगे, उसके बारे में मैंने लिखा। उससे इंजीनियरिंग का कोई संबंध नहीं था, ये मेरे विचार थे, मैंने लिख डाला। कैसे होंगे वो कैसे होंगे, उसमें मैंने बहुत बड़ी कविता लिखी है। उसमें मैंने लिखा है जो ब्यूटीफुल माइंड होता है, इसके मान नहीं है वो क्लास का टॉपर है तभी वो ब्यूटीफुल माइंड हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक साधारण आदमी भी ब्यूटीफुल माइंड हो सकता है, जो दुनिया के बारे में सोच सके, जो दुनिया को देख सके, उसकी दृष्टि जो है वो जो देखे, जो सुने या जो बोले, वो दुनिया को देखते हुए कि क्या उनको क्या अच्छा लगेगा, इनको इम्प्रेस करना है कि नहीं करना, वैसा वाला माइंड कभी ब्यूटीफुल माइंड नहीं हो सकता है। इस तरह की मैंने बहुत सारी चीजें अपनी कविता में लिखी। ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और इस उम्र में आके मुझे, अगर आप उम्मीद रखें कि मुझे याद रहेगा 2008 की चीज, तो मैंने, लेकिन मैं ये था, आज भी है। मैंने एक चीज देखा, जब मैं 2008 में लिखता था और अब 2025 हो गया है, मेरे माइंड में क्या परिवर्तन आया है? क्या मैं बदल गया हूं? क्या मैं जब आईआईटी से आके बिरला में काम करने लग गया हूं, क्या मैं बदल गया हूं? इसका मैं सेल्फ, जिसको कहते हैं एनालिसिस, मैं हर समय करता रहता हूं, मैं कोशिश करता हूं। और यही मेरी लेखनी का माध्यम भी है कि मैं कोशिश करता हूं, इतने एक बड़े से आईआईटी से आया था, एक छोटे से इंस्टीट्यूट में आया मैं, तो मेरे मन में क्या परिवर्तन आया, मैंने क्या सोचा, कैसे क्या किया, इससे मेरे अंदर जो भाव निकलते हैं उनको मैं लिखता हूं। जिंदगी की जो इंजीनियरिंग है, जैसे लाइफ इंजीनियरिंग की जो इंजीनियरिंग है, उस पर थोड़ा रोशनी डाली, जो किताबों में आपने अलग अलग विषयों में लिया। जिंदगी आम आदमी कैसे समझे कि ये लाइफ इंजीनियरिंग है? लाइफ इंजीनियरिंग, देखिए, इंजीनियरिंग ऑफ लाइफ एक विषय है जिसको बायोटेक्नोलॉजी के जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग जानते हैं। मैंने इसके ऊपर एक किताब लिखी जिसमें टोटल एकेडमी के लिए इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे मन में आया, अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं होता तब क्या होता? कीट पतंगे होते, इंसेक्ट्स होते ना, कुछ नहीं कर पाते जीवन में। तुम्हारे पास दिमाग है, इसलिए तुम इंसान हो, इसलिए तुम ह्यूमन बीइंग हो। और तो तुमसे आप जितने हैं, अगर आप 1.4 बिलियन आदमी हैं, तो कितने मैंने गुना ज्यादा लोग एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, सब कुछ है। आपकी तरह क्यों नहीं बन गए? क्यों नहीं बन गए? आपने सोचा कभी? क्योंकि आपके पास दिमाग है। आपके पास जो दिमाग है उसकी आप हर समय उसकी वैल्यू दीजिए। मैंने एक किताब लिखी है, न्यूरल सूटकेस। न्यूरल सूटकेस माने हमारा दिमाग कैसा है। इसके ऊपर पहले मैंने बहुत बायोलॉजी लिखा था कि अगर हमारा दिमाग है, माइंड है, ब्रेन है, उसके अंदर एमिगडाला, ये हुआ, फ्रंटल से हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मैंने कहा अगर इस किताब को कोई पढ़ेगा तो जिसको माइंड के बारे में पता नहीं है, बायोलॉजी के बारे में पता नहीं है, तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा इस किताब में एक माँ का मन कैसा होता है, एक शिक्षक का मन कैसा होता है, एक चोर का मन कैसा होता है, एक घूसखोर का मन कैसा होता है, क्यों उसको वो उस तरह का मन उसका बनता है जिससे उसकी प्रकृति इस तरह से बनती है। तो मैंने इसमें आप मेरी इस किताब को पढ़ेंगे, चूंकि मैं सिर्फ लेखक हूं,
उससे आगे बढ़ नहीं पाता हूँ, समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं। जो भी समय है लिखने में देना चाहता हूँ और आखिर तक देना वही करता रहूंगा। इसमें मैंने लिखा है एक बैलेंस्ड माइंड कैसा होता है, एक समय का मन कैसा होता है, द माइंड ऑफ टाइम। समय, आज जो समय है, कल जो समय होगा, परसों जो समय होगा, उसके बाद वाले दिन समय जो बीत गया, उसका समय कैसा का मन कैसा था। एक सेंसिबल माइंड कैसा होता है, एक्सटर्नल माइंड कैसा होता है। आपका तो इंटरनल माइंड है ना, आपका एक्सटर्नल माइंड हो गया इंटरनेट। आपका इंटरनेट कैसा है, आप उसके ऊपर कितना डिपेंड करते हैं। एक क्वेश्चनिंग माइंड, आपको पता होगा, मैं टीचर हूं इसलिए मैं जानता हूं, आपको पता होगा कि एक क्लासरूम में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। उनको लगता है अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। उनको इस बात से डरना नहीं चाहिए, उनको क्वेश्चंस पूछने चाहिए टीचर से। तो मैंने लिखा है एक क्वेश्चनिंग माइंड कैसा होता है। मैंने लिखा है अगर नॉलेज एक्सीड कर जाए माइंड की कैपेसिटी को, जो हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सब चीजें आ रही हैं, जो हो रहा है, अगर माइंड को एक्सीड कर जाता है, नॉलेज एक्सीड कर जाता है माइंड को, तब क्या होने वाला। इस तरह के प्रश्न मैंने उठाए हैं। तो इस तरह से जीवन को हमने एक तरह से जोड़ने की कोशिश की है। इसके साथ ही मैं कहूंगा, मैंने इसका भी एक हिंदी में लिखा है, क्योंकि मैं राजस्थान में रहता हूं, बंगाली हूं, और जो मैंने किताब लिखी थी वैज्ञानिक विचार द्वीपों के बीच, इसका एक मॉडर्न वर्जन ये वाला अभी लास्ट मंथ आया है। प्रौद्योगिकी और बुद्धिमत्ता के साम्राज्य में आदर्श की परिकल्पना। आप तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप साधारण आदमी को क्या उस लायक बना पा रहे हैं जो कि इन बातों को समझें? अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपका जो किया कराया है ना, तो धरा रह जाएगा। तो इसलिए अगर हम एक आदर्श की परिकल्पना करते हैं, एक हम रामराज्य की परिकल्पना करते हैं, तो एक हमें आदर्श एक शिक्षक वर्ग बनाना पड़ेगा, एक आदर्श हमें स्टूडेंट्स बनाने पड़ेंगे, वही तो देश को चलाते हैं। कितना गैप महसूस करते हैं आप आम आदमी और इस एआई तकनीक के बीच में, जो इस किताब में आपने लिखा है? अभी तो बहुत बड़ा अंतर है, अभी तो बहुत बड़ा अंतर है। इसमें मैंने जैसे लिखा है, आप इसको देखें, इसमें जितना गैप है, गैप तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते हैं एआई, लेकिन उससे उनसे कहा जाए एक्सपैंड करो तो एआई को क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसको उनको ये तक तो पता नहीं रहता है। उसके बाद अगर मैं उनसे कहूं कि बुद्धिमत्ता, तो कहेंगे ये भैया कौन सी बात आ गई, हिंदी में इतना कठिन कठिन शब्द तुम लोग बोलते हो। हमने कहा भैया ये सब आने वाला है, यही तो समाज में लाना है हमें। हमें ऐसा लगता है, देखिए टेक्नोलॉजी एक चीज होती है, उसका जीवन में उतारना अलग चीज होती है। वो हमें उतारना पड़ेगा, चाहे आप बैंक में काम करते हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी श्रेणी में काम करते हो, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने जीवन में लाना पड़ेगा। लेकिन आपको यह भी नहीं भूलना पड़ेगा कि आपके जीवन को इतना न बदल दे कि आप अपने आप को न पहचान पाए। कल नहीं, लास्ट वीक में मैंने एक खादी के ऊपर एक लेक्चर दिया था इस तरह का, और मैंने कहा कि खादी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है, लेकिन खादी को तुम इतना खुरदुरा रहने दो। खादी को अगर सिल्क की तरह तुमने खादी को बना दिया तो उस खादी को कोई नहीं पहनेगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन उसका उपयोग आप कहां तक करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एआई को लेके आपका खुद का क्या नजरिया है कि वो इंसानी जिंदगी में कितना मायने रखती है? कई बार ये भी कह रहे हैं कि उस पे वो ऐसा प्रहार कर रही है जो कहीं कि इंसानी मूल्यों पे भी कहीं न कहीं उसका प्रहार है। मतलब किस तरह देखते हैं आप एक आदर्श समाज और एआई, जैसा आपने किताब का हेडिंग भी दिया है? देखिए, मैंने आदर्श समाज की कल्पना की है। एक शब्द होता है अंग्रेजी में, उसमें आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे समाज की
जिसकी आपने कभी चिंता भी ना की हो। तो मैंने भी एक चिंता तो मेरा ही अधिकार है, चिंता तो मैं ही कर सकता हूं, मैं ही सोच सकता हूं। मैंने सोचा मान लीजिए मैं रामराज्य है मेरा, रामराज सिर्फ नाम ज्ञान से बता रहा हूं, रामराज्य है मेरा, उसमें राम भी हैं, उसमें कृष्ण भी हैं। आप कहेंगे राम और कृष्ण एक ही समय में कैसे आ गए? मैं कहता हूं आ गए। उसमें अर्जुन भी है, उसमें तुम्हारे कई चरित्र, उसमें रावण भी है। लेकिन रावण का चरित्र जैसा आप लोग ज्यादातर देखा है वैसा नहीं है। जैसा आपने अभी हमारे बिरला ऑडिटोरियम में कई बार आप लोगों ने शो देखा होगा रावण का, जो एक अलग तरह का चरित्र है, एक बुद्धिमान आदमी है, उसके अंदर विवेक है। तो वैसे रावण की मैंने कल्पना की है। कल्पना करने में कोई परेशानी नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि हमारा ऑपोजिशन भी इतना स्ट्रांग है जो रावण की तरह है, जो अच्छा सोच सकता है। इस तरह की मैंने कल्पना की है और इस तरह के लोगों के साथ मैंने बैठ के सोचा है। मैंने बैठ के नहीं, मैंने सोचा इनके बारे में और मैंने कहा है, इसको मैंने बहुत एक सहज तरीके से आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। मैंने कहा है गंगा जल से गंगा पूजा। अगर आप गंगा पूजा दूषित गंगा जल से कर रहे हैं तो गंगा पूजा अशुद्ध रह जाएगी। उसी तरह से अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना बढ़ने देते हैं कि आपकी बढ़ोतरी में बाधा बन जाए तो आपको नहीं करना। बनाने वाले कौन हैं? आप ही तो हैं, आप ही तो हैं। ईश्वर आके तो नहीं बना रहे हैं या कोई आके तो बना नहीं रहा, आप बना रहे हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप गंगा जल कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर गंगा जल ही आपका दूषित है तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इस आपके पूरे प्रश्न का उत्तर इसमें मिल जाता है। द बेटर हाफ आपने एक और किताब लिखी है जिसमें लव के बारे में जिक्र किया है। क्या किस तरह आपने इस सब्जेक्ट को डिफाइन किया है? क्या पहलू या क्या किस तरह की चीजें आपने उसमें शामिल की है? बेटर हाफ जो एक आम चलन में है कि शायद पत्नी के बारे में कुछ लिखा होगा। नहीं, देखिए पत्नी के बारे में लिखना तक सहज नहीं होता है, आपको पता है ना। लेकिन आप बेटर हाफ के बारे में तो लिख ही सकते हैं ना, हर बेटर हाफ के बारे में तो लिख ही सकते हैं। तो एक मैंने लिखा है कि फिर मैं हर समय ये कोशिश करता हूं कि हमारे आईआईटी में एक क्लास होता था 40 लोगों का, उसमें 8 या 10 लोगों को ए मिलता था और 8 या 10 लोगों को डी भी मिलता था। तो मैं ये कल्पना करके चलता हूं कि जो दुनिया है ना, ए से भी बनी है, डी से भी बनी हुई है। तो जब मैंने बेटर हाफ को लिखा तो मैंने इस बात को सोचकर लिखा कि देखिए मेरी बेटर हाफ का बात जिक्र किया आपने, बेटर हाफ आ गई। तो बेटर हाफ को जब मैंने लिखा तो मैंने ये कोशिश किया कि मैं किताब साथ में लाया नहीं हूं शायद, उसमें मैंने बेसिकली बेटर हाफ के माने होता है दोनों जो हाफ हैं इक्वल है। मैं इसमें भी मैं यहाँ जाइए मैडम आगे की तरफ। इसमें भी मैंने थर्मोडायनेमिक्स लगाया है। आपको बताऊं इसमें मैंने क्या किया है, थर्मोडायनेमिक्स में कहा जाता है एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है। सोर्स होता है जो एनर्जी की उत्पत्ति करता है और सिंक होता है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो बेटर हाफ का जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू, वो भी एक सोर्स एंड सिंक की तरह होता है। लेकिन एक ही सोर्स नहीं होता है और एक ही सिंक नहीं होता, समय के साथ वो बदलते रहते हैं। टुडे मैं बेटर हाफ हूं, दूसरे दिन ये बेटर हाफ है। तो टुडे आज मैं सोर्स हूं तो ये सिंक है, हो सकता है कल ये सोर्स बन जाए तो मैं सिंक बन जाऊंगा। इस तरह से मैंने इस चीज को, हमारे केमिकल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता था, उसमें मैंने मास एंड एनर्जी बैलेंस का बहुत एप्लीकेशन किया है, जिसमें कितनी चीजें अंदर जा रही हैं, कितनी चीजें बाहर निकल रही हैं, उसको रिलेशनशिप के साथ मैंने जोड़ा है। किस तरह जोड़ा है? मतलब रिलेशनशिप और लव का जिक्र आपने इसमें किया है इसमें किताब। लव को मैंने आपको पता ही होगा, प्रेम के कई एक तो फिल्मी प्रेम होता है और एक जीवन का सच्चा प्रेम होता है।
जिसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं और उसको हम हर रोज निपटाते रहते हैं और जीवन आगे बढ़ता रहता है। तो प्रेम की मैंने पहले तो कई परिभाषाएं मैंने इकट्ठा की चारों तरफ से पढ़ के और उनको मैंने बताया है, और उसमें से मुझे जो परिभाषा अच्छी लगी या बुरी लगी उनके बारे में मैंने बताया। और फिर जब मैं बेटर हाफ लिख रहा हूँ उसमें सिर्फ पति पत्नी का संबंध नहीं है, इसमें कई सारे संबंध हैं। उसमें मैंने साइंस ऑफ रिलेशनशिप भी लिखा है। द साइंस ऑफ रिलेशनशिप माने होता है मास एनर्जी बैलेंस जैसे लगाया आपने, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस जैसे लगाए रिलेशनशिप के अंदर आपने, इन सब चीजों का मैंने उल्लेख, एक सच में जीवन में एक भाई बहन का संबंध जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का, एक दोस्त का दोस्त से संबंध जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। तो किस तरह से इसमें विज्ञान लाया जा सके इसके बारे में मैंने जिक्र किया है। फिल्म की बात चली, आपने एक फिल्म पे भी किताब लिखी है और अभी शायद मेरे हिसाब से पिछले साल ही आई है, सिनेमेटिक रिफ्लेक्शंस पर्सनल थॉट्स ऑफ ए डोरमेट फिल्म मेकर जी। इसके बारे में आपका जो अनुभव रहा? ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे फिल्मों से ज्यादा कोई भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है। केमिकल इंजीनियरिंग पेट भरने के लिए पढ़ा था, बायोटेक्नोलॉजी पेट भरने के लिए पढ़ा था, फिल्म पेट खाली करने के लिए पढ़ा मैंने उसमें जरा भी मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मेरी इस किताब को कोई पढ़ेगा, मेरी सिर्फ एक किताब पढ़ना, वो अगर एक किताब पढ़ो तो सिनेमेटिक रिफ्लेक्शंस पढ़ना। इसमें मैंने 1961 में मैंने पहली फिल्म देखना चालू किया था। 1961 से लेकर 1981 तक की फिल्मों के बारे में मैंने लिखा है। वहां के गाने, देवानंद सबसे बड़ा मेरा फेवरेट था। मैं दिलीप कुमार और राज कपूर को पसंद नहीं करता था। मैं बिल्कुल क्लियर था अपने माइंड में, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। तो चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो फिल्में हो, तो मैंने देवानंद के बारे में लिखा है। मेरा जीवन का आदर्श सत्यजीत रे है, उससे बड़ा मैं दुनिया में किसी को नहीं मानता हूं। उसकी फिल्मों के बारे में मैंने बहुत चर्चा की है। गानों में मुझे एस.डी. बर्मन, सलील चौधरी, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश, ये जो मेरे, लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त मुझे बहुत पसंद थी। इनके बारे में मैंने बहुत लिखा है। उनके कौन से गाने मुझे पसंद हैं, दुनिया को क्या पसंद है मुझे नहीं मतलब है, मुझे क्या पसंद है मैंने उन गानों के बारे में लिखा है। मैं सिर्फ फिल्मों के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं, फिल्मी लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। सिर्फ एक आदमी को मैं जानता था, एक कलाकार को मैं जानता था जो विश्व का वन ऑफ द बेस्ट था, सौमित्र चैटर्जी। उनको मैं जानता था, वो मेरे परिचित से, वो हमारे घर में आके रह चुके हैं, उनसे मैंने अपने पारिवारिक और कई तरह की बातें की हैं, उनके बारे में मैंने लिखा है। तो ये जो मेरी किताब है ना, और मैंने कुछ फिल्मों के बारे में लिखा है, जैसे कि मेरा सबसे फेवरेट गाना है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है ना। गुलजार मुझे बहुत पसंद है, गुलजार मुझे बहुत पसंद है, आर.डी. बर्मन मुझे बहुत पसंद है। इनके बारे में मैंने लिखा है। मैंने उसका जो बंगाली वर्जन था उसके बारे में लिखा, इसके अंदर अंतर क्या था इसके बारे में मैंने लिखा। तो इन सब चीजों को मिला के मेरी किताब ये थी। और इसमें जो आप एक चीज देखेंगे, ए डोरमेंट फिल्म मेकर, मैंने इस किताब का नाम डोरमेंट फिल्म मेकर इसलिए रखा है, अगर मैं केमिकल इंजीनियर और बायोटेक्नोलॉजिस्ट नहीं होता तो मैं फिल्म मेकर होता। मैं बंबई में होता और चाँद साहब को बहुत मशक्कत करनी पड़ती मुझे यहाँ बुलाने के लिए, 1 मिनट में मैं नहीं आ जाता। तो मैं बहुत नखरे दिखाता, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मैं एक डोरमेंट फिल्म मेकर हूँ। मुझे डोरमेंट के माने जानते हैं ना आप लोग, डोरमेंट क्यों रहते हैं? उनके पास पानी नहीं होता है, उनके पास खाना नहीं होता है, उनके पास नमी नहीं होती है, उनके पास वातावरण नहीं होता। जिस दिन आप उनको उसको वो वातावरण दे देंगे उसी दिन वो खिल जाएगा, वेजिटेटिव हो जाएगा, ये बायोलॉजी कहता है। तो मैं एक डोरमेंट फिल्म मेकर हूं। ये ना सोचिएगा कि मैं कल बंबई नहीं जा सकता हूं, हो सकता है मैं बिरला छोड़ दूं, बंबई चला जाऊं और वहां पर मैं काम करने लग जाऊं। मैंने कहानियां लिखी हैं, मेरी कहानी की किताब है चॉक एंड डस्टर टेल्स। मैंने कहानी किताब इस तरह से लिखी है कि चॉक एंड डस्टर टेल्स, क्योंकि मैं शिक्षक हूं,
मेरी कहानियां भी उससे जुड़ी होंगी। और मैंने ये सोच रखा है, अगर मैं डॉर्मेंट से किसी दिन वेजिटेटिव फिल्म मेकर बन गया तो मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मेरी कहानी किताब से मेरी फिल्म भी बनेगी। क्या बात है। एक और किताब आपकी आई जो बहुत पॉपुलर रही, नो क्वेश्चन प्लीज करके, नो क्वेश्चन प्लीज जो किताब है उसमें आप किसी को सवाल नहीं पूछने देते, पर आप कई सवाल दागते हैं उस किताब में। उसके बारे में कुछ रोशनी डालें। हाँ, हमने किताब जब लिखी तो मैंने क्वेश्चंस को, बहुत तरह के क्वेश्चंस को मैंने इकट्ठा किए। जब किताब का टाइटल लिखने का समय आया तो मैंने लिखा नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज, क्योंकि आप जब भी किसी से बात करते हैं, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं पहले ही कहूंगा नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। लेकिन आप मन से ये चाहते हैं कि आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपसे कुछ अंदर की बात पूछी जाए, ये आपका उद्देश्य है। मैं कहता हूं मन से तो, मुंह से तो ये कहता हूं नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। तो मैंने किताब का नाम ही लिख डाला नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज, और मैंने उसके अंदर, मेरी 250 पन्ने की किताब है, उसके अंदर मैंने 100 प्रश्न पूछे होंगे। मैंने अपने आप बनाए उन प्रश्नों को। किसके पास जाएं? रास्ते में खड़े हो जाएं, चौराहे में खड़े हो जाएं, भैया तुम्हारा प्रश्न क्या है? उसके बाद वो ज्यादातर लोग मुझे कोई प्रश्न नहीं देने वाले हैं। मैंने अपने आप से ही प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों के उत्तर मैंने खुद ही दे डाले। किस तरह के सवाल हैं वो? ज्यादा जैसे 100 हैं, पर कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप समझ सके ऑडियंस की, इस तरह के सवाल। देखिए, ऐसा है कि मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले, इसमें नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज में हर रोज की बातें होती हैं, जिसमें विज्ञान भी होता है, जीवन से संबंधित चीजें भी होती है। एक प्रश्न मेरे मन में आया था, अगर मैं अपने आप को अपॉइंट करना चाहता हूं तो क्या मैं अपॉइंट करूंगा? आई एम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बिरला इंस्टीट्यूट साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है ना। अब मुझसे कहा जाता है, मिस्टर बिरला कहते हैं डॉक्टर घोष, मैं ये करता भी रहता हूं, डॉक्टर घोष अपॉइंट एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड थिंक दैट यू आर द पर्सन। तब मैं उससे किस तरह का प्रश्न पूछूंगा? अब ये प्रश्न जो था, मैं अपने आप से ही पूछ रहा हूं, क्या मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनने लायक हूं या नहीं हूं? तो मैंने सोचा प्रश्नकर्ता और जो उत्तर दे रहा है दोनों एक आदमी हैं, लेकिन उनका अप्रोच अलग अलग है। जैसे डॉक्टर घोष, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। हाउ लॉन्ग यू आर हियर इन जयपुर? आई एम हियर फॉर द पास्ट 30 years. What are you have been doing? I'm doing this thing, that thing, and all that. Are you going to take up this job again? If you are offered this opportunity again, then आपके मन में आता है, मैं किस भावना से इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ज्वाइन किया था, क्या मैं उनको पूरा कर सकता हूं 30 साल बाद भी? अगर मैं पूरा कर सकता हूं तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। और मैं ये बहुत मान के चलता हूं, और मैं लोगों को शिक्षा भी ये देता हूं, लेकिन ये चलता नहीं आज के समाज में। मैं ये मान के चलता हूं, अगर तुम्हें कोई नौकरी पसंद नहीं हो, तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन नौकरी इतनी जल्दी छोड़ी तो जाती नहीं है। कितने लोग अपने जीवन में, आप हाथ रख के कहिएगा, ज्यादातर लोग एक 3rd रेट की नौकरी करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी भर करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। तो मैंने ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न, नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज, ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने टाइटल दिया है नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। आपको कैसे लगा कि सारे आपके पर्सनल क्वेश्चन है, पर वो आम लोगों के लिए फायदेमंद होंगे, और दूसरों के लिए मना किया नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज? ये देखिए, ऐसा है, 50 साल पढ़ाने के बाद अगर मैं ये भी नहीं समझ पाया तो क्या किया मैंने? यार, मैंने घास होनी ना खाई है। 50 साल पढ़ाया है, दुनिया की सबसे अच्छी जगहों पे पढ़ाया है मैंने, और मैंने इतने अच्छे अच्छे लड़कों से मेरी मुलाकात हुई है, उनके साथ मैं आई वॉज वेरी क्लोज टू देम। उनसे मैंने, हमारे यहाँ IIT में एक बहुत बड़ी अच्छी प्रथा थी, आपका एक क्लास होता था,
उसके बाद एक आपका होता है ट्यूटोरियल। उस ट्यूटोरियल में पढ़ाया नहीं जाता था, प्रश्न पूछे जाते थे, समझे ना। तो इतना तो तजुर्बा है, ये तजुर्बा है कि कोई अब मैं कोई भी दुनिया में पूछ ली मुझसे प्रश्न, मैं घबराऊंगा नहीं। जी। आपकी एक और हिंदी में जो किताब है जिसका जिक्र आपने किया, वैज्ञानिक विचार दीपों के बीच सामाजिक काव्य पुलों का निर्माण, आपने जो जिस तरह का सब्जेक्ट है कि साइंस जब तक आम आदमी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, या साइंस को जब तक हम आम आदमी से कनेक्ट नहीं करेंगे, उसका साइंस होने की कोई अहमियत नहीं है। तो इसमें किस तरह के साइंस और साइंस से जुड़े हुए वो कौन से पहलू शामिल किए हैं जो आपको लगता है कि वो आम आदमी से कनेक्ट होने चाहिए? मैं तो ये कहता हूं, साइंस इज द रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे थिंकिंग। आपकी रोजमर्रा की जो सोच है उसको परिष्कृत करता है विज्ञान। ऐसा कोई विषय है दुनिया में आपकी रोजमर्रा की सोच को परिष्कृत नहीं करता है? इसमें हर चीज है। इसमें मैंने, इस किताब में मैंने रिलेशनशिप के बारे में बहुत बड़ा एक चैप्टर लिखा है, द साइंस ऑफ रिलेशनशिप। इसमें मैंने बायोटेक्नोलॉजी लिखा है। इसके अंदर मैंने ईश्वर का विज्ञान के बारे में लिखा। मैंने ईश्वर विज्ञान, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप ईश्वर को कैसे देखते हैं, क्योंकि ईश्वर को देखने का तरीका हर एक का अलग अलग होता है। मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर को लिया है, मैंने आइंस्टीन को लिया है, मैंने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को लिया, उनकी सोच विज्ञान के बारे में, ईश्वर के बारे में क्या थी, उसका मैंने विश्लेषण किया है और ईश्वर विज्ञान मैंने लिखा है। उसमें मैंने कहा है कि ईश्वर को समझने के लिए एक वैज्ञानिक होना कितना जरूरी है। लेकिन एक प्रश्न आपके सामने आता है, हर आदमी तो वैज्ञानिक नहीं बन सकता है। मैं वैज्ञानिक सोच की बात कर रहा हूं। वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक बनना दो अलग अलग चीजें होती हैं। इसका मैंने विस्तार से वर्णन किया है और इस किताब को मैंने लिखा और आपको मैंने इसकी कहानी भी सुनाई है कि किन परिस्थितियों में मैंने इस किताब को लिखा था। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि राजस्थान सरकार ने जब मुझे इसके लिए चयनित किया, मेरा गर्व, एक बंगाली होकर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं जब वहां स्टेज पे खड़ा था, मेरा गर्व, सीना चौड़ा हो गया। मैंने मिनिस्टर से कहा, चीफ मिनिस्टर से कहा कि आपने मुझे नहीं, एक बंगाली को एक सम्मानित किया है जिसने हिंदी में इस किताब को लिखा है, ये ना सोचते हुए कि उसमें कौन कितनी गलतियां निकालेगा। निकाल के तो देखे। हमसे लोगों ने पढ़ के कहा है या घुसाव लगती नहीं, बंगाली हैं। हमने कहा है कहाँ हम बंगाली, अब तो रह गए भैया, राजस्थानी हो गए, 30 साल से यहाँ रह रहे हैं। वैसे भी सबसे कम किताबें आपने बंगाली में लिखी है, सिर्फ 2 लिखी हैं बंगाली में, हिंदी में आपने 5 लिखी है जी। तो बंगाली से ज्यादा मुझे लग रहा है आपने हिंदी को प्रायोरिटी दी है। और ऐसा है, जब मेरी शादी हुई थी 45 साल पहले, मेरी जब शादी हुई थी 45 साल पहले, मेरी धर्मपत्नी कलकत्ते की है, बंगाली है, 100% बंगाली। मैंने एक लेख लिखा है 100% बंगाली। उसमें मैंने देखा, जब ये मुझे रविन्द्रनाथ पढ़ के सुनाती थी और उसकी व्याख्या करती थी, मेरे सब कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैं बड़ा डरता था बंगाली में कुछ लिखने में, बोलने में। लेकिन इन्होंने भी ठान लिया था कि मुझे धोती कुर्ता पहना के दुर्गा पूजा में ले जाएंगी, बंगाली बनाएंगी। मैं बंगाली बन गया। मैंने 2 किताब लिखी है, आने वाली 2 किताबें मेरी बंगाली में ही है। क्या बात है, बहुत बधाई। और बहुत सी किताबें हैं इनके, बहुत से सब्जेक्ट है, पर मजबूरी हमारी ये है कि वक्त जो है वो करीब करीब होने को है। तो अब सवाल जवाब वाले फॉर्मेट पे हम आएंगे। और अभी जो आपने सुना, इनके लेखन से रिलेटेड सवाल जो भी हो, अब तक जो बात हुई उसी से संबंधित हो, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम प्रियंका है। मेरा सवाल है कि भारतीय इंजीनियरिंग शिक्षा में अगर क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देना है तो क्या जरूर सुझाव हैं आपके? सबसे बड़ा सुझाव तो मेरा ये है कि कोई सुझाव ना दिया जाए। इतना ज्यादा ट्यूटर कर देते हैं हम लोगों को, एक बच्चे को, कि वो उसकी अपनी सोच तो खत्म हो जाती है। मैं अगर आज का टीचर होता, मैं कहता, मैंने आपसे कहा ना, आईआईटी में किस तरह की 2 तरह की पढ़ाई होती है। एक तो क्लासरूम में होती है, एक ट्यूटोरियल्स में होती है। ट्यूटोरियल्स में आप क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। दैट इज द वे। एक्चुअली में क्या है कि आपको जो किताब पढ़ाया जाता है क्लास में, पता नहीं
मुझे यहाँ कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, जो क्लास में पढ़ा है तो हर जगह मिलता है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, वो किसी किताब में नहीं मिलता है, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी नेशन, दिस इज इम्प्रॉम्प्टू आता है। आप 50 लोगों के सामने एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड के सामने आप जो बैठते हैं ना, और आपके साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, आप एक सहज नहीं होता है आईआईटी में टीचर बनना, क्योंकि आपका ट्यूटोरियल क्लास होता है। मैं तो ये सबसे आगे क्रिएटिविटी करना, फॉर एग्जांपल आप अगर आप शिक्षा से संबंधित हैं तो आप जानते होंगे कि पूरी शिक्षा प्रणाली में बहुत बदलाव आ रहे हैं, लेकिन बहुत बदलाव की जरूरत है। फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो होता है ना, थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत मिलता है हमें। मैंने मेरा पीएचडी था मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर, मैं बहुत बड़े बड़े मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए हैं मैंने, लेकिन मैंने बाद में अनुभव किया उन मैथमेटिकल मॉडल्स का एनालिसिस जब तक तुम नहीं करते हो, जीवन में नहीं उतारते हो, जो सिस्टम में नहीं उतारते हो, उस मैथमेटिकल मॉडल को मतलब ही नहीं है। तो सेम चीज यही है कि मैं ये चाहूंगा आपको ज्यादा सोचने का समय मिले। एज ए स्टूडेंट मैं कह रहा हूं, अगर मैं आज स्टूडेंट होता, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता मेरा टीचर मुझसे बहुत ज्यादा कुछ कहे, मैं अपने आप सोचूं, अपने आप उसका उत्तर निकालूं। मैं अगर मैं टीचर होता ना, मैं कहता कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम हटा दो, सेल्फ असेसमेंट कर दो। सेल्फ असेसमेंट मतलब समझ रही है ना, आप अपना प्रश्न पत्र अपने आप बना रही, उत्तर अपने आप दे रही है, और आप ही उसका इवैल्यूएशन भी कर रही हैं। आप तब देखना मुझे आपकी इंटीग्रिटी क्या है, आप ए लेती हैं या डी लेती हैं। अगर आप डी लायक हैं, क्या आप डी देती हैं अपने आप को? ये है सेल्फ असेसमेंट। इस तरह की दुनिया बनना बड़ा मुश्किल है। मैं बहुत ही एक काल्पनिक जगत में घूमता रहता हूँ, मैं अपनी कल्पना के साथ मरना भी चाहता हूँ। नमस्कार सर, केमन आछे? खूब भालो। थैंक यू सर। हमारा सवाल था कि कई बार होता है कि हमें एक खालीपन होता है। हम जावेद अख्तर साहब को सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि इंसान में एक खालीपन होता है और वो कहीं ना कहीं उसको अपनी कला से एक्सप्रेस करता है। लेखक अपने समय का एक विद्रोही होता है, जैसे प्रेमचंद है, उन्होंने अपने समय पर लिखा तो एक विद्रोही इख्तियार रखा। तो आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि एक लेखक एक विद्रोही होता है और उसमें कहीं ना कहीं खालीपन होता है जिसे वो एक्सप्रेस करता है अपने लेखन में? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। थैंक यू सर। मेरी लिखाई का उत्पत्ति इससे हुई है। मेरे अंदर खालीपन नहीं होता तो मैं कभी लेखक नहीं बनता, और मैंने मेरे अंदर का विद्रोह जो है मैंने अपने लेखों में लिखा है। क्या है कि कभी कभी आपका विद्रोह इतना ज्यादा भयंकर होता है जिससे आप दूसरों को भी प्रभावित कर देते हैं। मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कर अभी तक तो नहीं पाया हूं। कुछ लेखों में मैंने किया है, जैसे मैंने 200 पन्ने की किताब में मैंने शायद 20 पन्ने ऐसे होंगे जो उस तरह के हैं। मेरा कहने का मतलब है, मेरे अंदर के जयपुर आने के बाद मेरे अंदर जो खालीपन आया था, उसकी वजह से जो मेरे अंदर विद्रोह जगा था, उसकी वजह से ही मैंने लिखना चालू किया है। ये जावेद अख्तर साहब की बात नहीं है, ये हर अख्तर साहब की बात है। ये आप किसी की भी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। और मैंने एक बहुत बड़ा लेख अपने लेख के बारे में लिखा है, उसमें मैंने यही लिखा है कि अच्छा हुआ मेरे अंदर खालीपन आया था, अच्छा हुआ मैं परिपूर्ण हर समय नहीं था। अगर मैं परिपूर्ण हर समय हर तरह से होता, अगर मैं पूर्णेंदु मेरा नाम है, अगर पूरा चांद में होता, तो मैं समझ ही नहीं पाता आधा चांद किसे कहते हैं। तो मैं आधा चांद बना जयपुर आके, और मैंने लिखना चालू किया। और इसने मुझे इतना साहस जुटाया है। मैं किसी से नहीं डरता हूं, क्योंकि मैं लिखता हूं। प्रचार नहीं करता हूं, मैं लिखता हूं। सर नमस्ते, मेरा नाम हिमेश राणा है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा प्रश्न है कि क्या विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, या फिर ये एक ही सत्य को दोनों अलग अलग तरीके से बताते हैं? आप इस पर क्या मानते हैं? क्या मैं तो मानता हूं बिल्कुल विद्रोही नहीं है, मैं बिल्कुल विद्रोही नहीं है। और जो इस बात को कहते हैं कि वो विद्रोही हैं, क्योंकि हमने आपसे बताया, मेरी हर किताब में मैंने साइंस, रिलीजन
नॉर्मल लाइफ के बारे में लिखा है, मैंने हर जगह ये कहा है दोनों एक जगह पर मिल सकते हैं। अगर जो एक साइंटिस्ट है वो सोचने लग जाए कि नहीं उसमें भी दम है, और दूसरा भी ये भी सोचने लगा विज्ञान में भी दम है, अगर वो पहले से मान के ये चले कि साइंस वाला ये समझे कि रिलीजन में कोई दम नहीं है, बिल्कुल फालतू चीज बोल रहा है ये, तब कुछ नहीं हो सकता। आपको कहीं पर मिलने के लिए कहीं तो आप दो रास्तों से चल रहे हैं, कहीं तो मिलने के लिए आपको मिलना तो पड़ेगा ना, ये जरूरी है। और आप किसी को ले लीजिए, आप आइंस्टीन को ले लीजिए, रविन्द्रनाथ तो साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन आइंस्टीन तो साइंटिस्ट थे, सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा, रविन्द्रनाथ से उनकी जब चर्चा हुई विज्ञान और आध्यात्म के बारे में, तो उन्होंने अपना परिप्रेक्ष्य रखा, दोनों ने कहा यस। आप इस तरह के, मैंने एक लेख इसके ऊपर इस तरह का लिखा है, दो विभिन्न चरित्र के लोग, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। अब उनकी सोच में कितना परिवर्तन था, अगर आपने महात्मा गांधी को जाना है या रविन्द्रनाथ को जाना है तो आप समझ जाएंगे कितना बड़ा अंतर था उनके अंदर। लेकिन उनके अंदर एक बात थी, रविन्द्रनाथ महात्मा गांधी की इज्जत करते थे और महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ की इज्जत करते थे। दोनों ने एक दूसरे को उनका एक नाम दिया था। सवाल ये है कि हमारी दूसरे के प्रति कितनी रिस्पेक्ट है। अगर आप ये मान के चले कि मुझे तो इस आदमी को गिराना है, इससे मुझे ये सुनना है विज्ञान में अध्यात्म में कोई मेल नहीं है, तो आप खुश हो जाएंगे। लेकिन मेरा काम क्या, मैं क्या सोचता हूं उसको मैं आपको बताऊंगा। मैं ये सोचता हूं आध्यात्म बिना विज्ञान के असत्य है, उसी तरह से वाइस वर्सा। मैं मानता हूं अगर एक वैज्ञानिक है और उसको आध्यात्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो एटम बम ही नहीं बनता। हाँ सर। नमस्ते सर, मेरा नाम आदर्श ठाकुर है, मैं उज्जैन से हूँ और अभी पत्रिका में प्रशिक्षक के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि सर हमारे पास पूरा थ्योरेटिकल फॉर्मूला होता है, जैसे हमने ज्ञान भी ले लिया, दर्शन भी पढ़ लिया, धार्मिक हो गए और अध्यात्म में भी घुस गए, बावजूद इसके जब हम प्रैक्टिकली करने जाते हैं तो गलतियां हो जाती है। लेकिन हमें पता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, बावजूद इसके गलतियां हो जाती है। मुझे लगता है 99.99% लोगों की यही प्रॉब्लम है। तो सर ऐसी क्या चीज़ की जाए कि वो गलती हो ही ना, हम कहाँ चुक जाते हैं? क्योंकि सर मैं ओशो को पढ़ रहा था, ओशो ने भी यही कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत अच्छे और ज्ञानी लोगों से ही हमें है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल बातें करते हैं और प्रैक्टिकल करने की कोई बात नहीं करता। आप गलत रास्ते से भी सही मंजिल तक पहुंच सकते हो यदि उसे अपना लिया जाए, लेकिन सही रास्ते से भी कहीं नहीं पहुंचोगे यदि वो थ्योरेटिकल रहे। तो सर इस थ्योरेटिकल फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करते वक्त जो गलती होती है उससे कैसे बचें? देखिए ऐसा है, आपने ओशो की बात कही और मैं कृष्णमूर्ति की बात करता हूँ। सब लोग बात एक ही करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है, थ्योरी एक चीज होती है, प्रैक्टिस अलग चीज होती है। और जैसे मैंने अपना मैथमेटिकल मॉडल के बारे में बताया, मैंने अपना मैथमेटिकल मॉडल बनाया था और जब मैं इसको अप्लाई कर रहा था अपने सिस्टम के अंदर, तो क्या होता है कि आपका जो मैथमेटिकल मॉडल बना है और जो एप्लीकेशन कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो एकदम उसी मैथमेटिकल मॉडल के आधार पे चले। क्यों? उसके एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकते हैं, आपकी सोच में गलती हो सकती है, कई तरह की चीजें होती है। इसमें एक बहुत सीधा सा सिद्धांत वैज्ञानिक रूप में आपको बता रहा हूं, क्यों 99% हम लोग गलत रास्ते में चलते हैं। अब आपने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया और वो कहता है कि आप स्ट्रेट लाइन के अंदर आपका एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए और स्ट्रेट लाइन के अंदर पॉइंट्स आने चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? अब आपके कुछ पॉइंट्स स्ट्रेट लाइंस में नहीं आए, ऊपर आ गए, नीचे आ गए। अब आपके सामने प्रश्न ये उठता है कि इन ऊपर जो प्रश्न पॉइंट्स आ गए हैं और नीचे जो पॉइंट्स आ गए हैं, इनको मैं मिटा दूं या इनको एक्सप्लेन करूं? साधारण आदमी सोचता है मिटा दो यार, कौन पे जितने पॉइंट्स 10 पॉइंट थे उसमें 8 पॉइंट है, 7 पॉइंट तो स्ट्रेट लाइन पे आ ही रहे हैं, 3 पॉइंट को मिटा दो, दैट इज इजी। तो ये होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन 3 पॉइंट्स को कोशिश करते हैं ये अलग पॉइंट पे क्यों आए, क्या मैंने कहीं कोई गलती कर दी, एक्सपेरिमेंट में कोई करने में कोई गलती कर दी, या मैंने मेरी सोच में, मेरे एजम्पशंस में, मेरे मॉडल में कोई गलती थी जिसकी वजह से ये हो रहा है।
तो ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, दुनिया में एक्सेप्शन से बनी होती है, एक्सेप्शन से ही बनती है। ज्यादातर लोग गलती पे गलती करते चले जाते हैं, उसके बाद उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उनकी गलती को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फिर वही मॉडल चलने लग जाता है डिलीटेड पॉइंट्स के साथ। आप भी तो अच्छे बनना चाहते हैं, मैं भी अच्छा बनना चाहता हूं, बेटर ये है कि उन पॉइंट्स को डिलीट कर दो। इसकी वजह से एक बहुत सीधा सा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको सामने दिया है मैंने। और आपको ये पता है ना, जीवन में चलने के लिए सब लोग जानते हैं, कक्षा 2 में पढ़ाया जाता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। कितने लोग स्ट्रेट लाइन में चलते हैं? आपको पता है न्यूनतम दूरी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार आप नहीं हैं। इस लाइन से पॉइंट से इस लाइन तक पॉइंट तक पहुंचने के लिए स्ट्रेट लाइन सबसे न्यूनतम दूरी है, लेकिन परिस्थिति समाज आपको विचलित कर देता है। तो आप जो उस विचलन से दूर अपने आप को ले जा सकते हैं वो स्ट्रेट लाइन पे चल सकते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो उस लाइन से, ये कारण होते हैं। इसका आप विस्तार तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं। एक वैज्ञानिक सोच, मैं आपसे कह रहा था ना, वैज्ञानिक बनना जरूरी नहीं है, वैज्ञानिक सोच होना बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहने के लिए। खियाजला मैम से निवेदन करूंगी कि हमारे आज के अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का, खासतौर पे प्रोफेसर पूर्णेंदु घोष जी का, कि उन्होंने अपने इस कीमती समय में से बहुत वक्त निकाला और अपने इन सब लेखन पे जिक्र किया। और वक्त की इसी कमी के चलते हम इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, आभार, थैंक यू।